ठीक ठीक है। नाउ पेपर 1, और सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपीएससी में नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट का भी निकाला है पूरा डिटेल, एड्रेस सब्जेक्ट के साथ 1410 बच्चों का, 1410 student who given interview but not selected. Maximum student belonging to which subject? Maximum student is from engineering background, science background and medical background. 813 students are from BTech science and कारण क्या है? कारण क्या है? कारण वो है कि आप सबसे पहले जाते हैं कहाँ? जीएस की कोचिंग करने। सबसे पहले जीएस के कोचिंग में आपसे पूछता है ऑप्शनल क्या है, तो आप कहते हैं साइंस, तो कहता है अरे तुम्हारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। आप भी चक्कर में आके सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं। अब उसमें अब आप फिर बीएसए स्टूडेंट होते, आप बीएसए स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 10 पहुंचते पहुंचते आपको 4 अटेम्प्ट लग जाता है, ठीक। और साइंस जो आप पढ़े हुए हैं, जो आप 3 साल 4 साल खपाए हुए हैं जिसमें, उसको आप ऑल टुगेदर छोड़ देते हैं। ना आप इधर के रहते हैं ना आप उधर के रहते हैं। आप IFOS छूट ही गया आपका। अभी कई बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट देना है सर, सिविल सर्विसेज मेंस में अलग सब्जेक्ट था। साफ मना कर दिए कि हम कोई मदद नहीं कर सकते। हम भी एकेडमिशियन हैं, मैजिशियन नहीं है कि तुमको 1.5 महीने में हम केमिस्ट्री पढ़ा दें। झूठ मूठ का तुम कहोगे कि 5-10-20 हज़ार रुपये, वो फालतू वाली बात है। वो सिर्फ हमारा इकोनॉमिक गेन है, तुम्हारा कोई गेन नहीं है। 1.5 महीने में बस इतना ही हो सकता है कि भाई हम 4 साल का PYQ का सलूशन दे देते हैं, उसको देख लो, बाकी भगवान की मर्जी, जो हो सो हो, ठीक। तो आप अपने रूट को कभी मत छोड़िए। रूट जो आपका है उसको आप मत छोड़िए। हमारे रूट में जो भी है, ठीक है। साइंस में इनिशियल हमारा मेहनत जाता है, वो आप कर चुके हैं, आपका फाउंडेशन बन चुका है, क्योंकि आप ऑनर्स किए हैं ना भाई, आप ऑनर्स किए हैं, आप इंजीनियरिंग किए हैं, आप साइंस से अच्छी तरह से आप परिचित हैं। तो आप इसमें अब आपको केवल बिल्डअप करना है। और नए सब्जेक्ट में आपको, हम तो दोनों सब सब्जेक्ट से हैं, हम तो साइंस से भी हैं, ह्यूमैनिटीज से भी हैं। तब 2 ऑप्शनल था, तो हमारा केमिस्ट्री भी था, ज्योग्राफी भी था। ज्योग्राफी में हम ज़्यादा टाइम देते थे, कम नंबर आया। तब तो यहाँ है ना, तब तो यहाँ है। ज्योग्राफी में हम ज़्यादा टाइम देते थे, फिर भी कम नंबर आया। क्यों? क्योंकि हमारा रूट नहीं था। केमिस्ट्री में हम कम टाइम देते थे, फिर भी एज हाई एज 403 भी आया, 403 भी आया 600 में, ठीक। उस समय 600 का होता था, 300 का दोनों पेपर। बट ज्योग्राफी में नहीं आया, क्योंकि वो हमारा रूट नहीं था। मेन चीज है कि आपका रूट क्या है, आपका फिक्सेशन क्या है। फिक्स्ड जो बिहेवियर आपका है वो चेंज नहीं होगा। आप ग्रेजुएशन के बाद आप कॉस्मेटिक कर लो। आप क्या समझते हो कि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी मूर्ख लोग पढ़ते हैं? नहीं, उसमें भी इंटेलिजेंट हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, JNU है, उन लोगों से आपका कंपटीशन है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आपका जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी तो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं। ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट थोड़ा ही सिर्फ बाकी राम में हैं,
अभिजन में हैं। तो ये आपका जो है, इसलिए आप जो है वो हम नहीं समझते कि आपको साइंस ऑप्शनल किसी भी तरह से खराब है। केमिस्ट्री को ही ले लें तो इस साल 2024 में हाईएस्ट 334 आया, 3 बच्चे 300 के ऊपर हैं। लास्ट ईयर 2023 में हाईएस्ट हमारा 302 था, 2 बच्चे 300 के ऊपर थे, 3 बच्चे 300 के ऊपर थे। उनमें से एक नॉन सेलेक्टेड भी है, एक नॉन सेलेक्टेड भी है जिसका कि 300 प्लस है। अभिनव खुंड आसाम से एग्जैक्ट 300 मार्क्स, बट इंटरव्यू कॉल तक नहीं आया। ये भी है ठीक। 2022 296 हाईएस्ट, ठीक, बट एवरेज आप देखिए तो 260 लाना बहुत ही आसान है हमारे सब्जेक्ट में। कोई भी स्टूडेंट अंडर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, अभी हम पेपर दे दें, कोई स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो, ठीक, जो अच्छे से बीएससी किया हो, हम पेपर दे दें, 3 घंटे में करके वो हमको देखा, हम 240 से 260 नंबर लाना हमारे पेपर में ईजी है। आप खुद भी पेपर देखो, आपको एकदम लगेगा कि अरे ये सब तो पढ़ा हुआ है, ठीक। तो ये है कि 240 से 260 लाना कोई बहुत बड़ी ये नहीं है। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है हमारे सब्जेक्ट से। फर्स्ट अटेम्प्टर का फर्स्ट अटेम्प्ट जो भी देता है, हम उससे ये बात जरूर पूछ लेते हैं कि जीएस कैसा है। अगर वो कह देता है कि जीएस हमारा अच्छा है, तो हम बस कह देते हैं कि भाई केमिस्ट्री में कुछ नहीं, रॉ मटेरियल जो हम पढ़ा रहे हैं उसको जाके एज सच लिख देना। 240 से 260 के बीच में आ जाता है। जीएस अगर सपोर्ट कर दिया अच्छे से जीएस से, तो निकल जाता है पहले अटेम्प्ट में, कोई रैंक तो आ जाता है। 600 आया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में 772 आया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 428 आया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 455 आया है, ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट में 96 भी आया है, ठीक। तो ये है कि आपका बस ये है कि रेगुलरिटी बनाए रखना है। साइंस सब्जेक्ट में रेगुलरिटी बनाए रखना है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट स्टैटिक होता है, डायनेमिक नहीं है, ठीक, स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। आपका बीटेक है कौन से ब्रांच में? केमिकल में। तो बीटेक का इंटरव्यू आपसे ले लें। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से है बीटेक? आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी बॉम्बे से ही तो वो था पुरुराज सिंह, आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी बॉम्बे से जिसका हम 455 कह रहे हैं, मयंक गुजर, केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत अच्छा है स्टूडेंट, बहुत अच्छा है स्टूडेंट। तो उसका यूट्यूब पे देखिए भी। हम ज़्यादा तो किसी की पर्सनल लाइफ की बात नहीं कहेंगे, बट वेरी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग। इतने घर की परिस्थितियों का सामना करते हुए पहले अटेम्प्ट में पास करना, 455 रैंक। हम तो कहे थे कि आईएएस के लिए भी करो, बट वो कहा कि जो घर से परिस्थिति अलाउ नहीं कर रहा कि हम सेकेंड अटेम्प्ट भी दें। वो काफ़ी। आईआईटी बॉम्बे से राहुल जैन भी था, इलेक्ट्रिकल से। राहुल जैन भी आईआईटी भी, वहाँ आईआईटी बॉम्बे, हाँ, केमिस्ट्री ऑप्शनल में आईआईटी बॉम्बे से काफ़ी स्टूडेंट रहे हैं। साई तेजा कंप्यूटर साइंस से, साई तेजा अभी हमारे 3 ही स्टूडेंट फॉरेन सर्विसेज में हैं। एक साई तेजा है, काफ़ी दिनों बाद
तो फॉरेन सर्विसेज में ऑप्ट किया, हालांकि उसको आईपीएस भी मिल जाता, ये आईएएस भी शायद मिल जाता शायद, बट उसका फर्स्ट था आईएफओएस। फिर एक वो भी आईएफओएस जो है, नहीं वो आईआईटी रुड़की से है, आईआईटी रुड़की से है। आईआईटी बॉम्बे के और भी स्टूडेंट हैं, एक वो है आईएफएस में है, बट वो फॉरेस्ट में है, नीरज टिबरवाल, और शायद उसका भाई मुकुंद टिबरवाल भी जो आईपीएस में है, वो भी आईआईटी बॉम्बे का है। आईआईटी बॉम्बे के तो लंबे लिस्ट हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की, ये 3 का। हाँ तो बताइए, जो पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो वोल्टेज जनरेट होता है या करंट होता है? हाँ, वोल्टेज का जनरेशन होता है या करंट का? वोल्टेज जनरेट होता है। अच्छा, ये तो केमिस्ट्री वालों के लिए 20 सेकेंड सवाल है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ़र्क होता है? आपको इलेक्ट्रो पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी? अब पावर प्लांट में जो जनरेट होता है वो स्टैटिक है या डायनेमिक है? ये क्या जनरेट कर रहा है, स्टैटिक या डायनेमिक? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जो कोई और एनर्जी से कन्वर्ट करके बना हो, जैसे वाटर का मैकेनिकल एनर्जी है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, वो क्या है? डायनेमिक है। पावर प्लांट डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कोल का जो बॉन्ड एनर्जी है वो फिर चेंज होता है मैकेनिकल एनर्जी में ऑफ द टरबाइन। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन जनरेटेड इनटू कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। जो ईएमएफ है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो हमारा क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, वो स्टैटिक है। ठीक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज जनरेटेड फ्रॉम अदर एनर्जी सोर्स, इट इज ए कन्वर्टेड एनर्जी। ठीक, ये जो है वो अनकन्वर्टेड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल है, स्टोर्ड एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या फर्क है? एवरीडे लाइफ में इससे ज़्यादा कहाँ यूज करते हो? ये इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक है? इलेक्ट्रिकल है ना। सिग्नल्स, हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी को सिग्नल में कन्वर्ट करे, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो अदर एनर्जी में कन्वर्ट करे वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, तो फिजिकल फर्स्ट पेपर जो हमारा है वो है फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक, और फिजिकल 3/4 वेटेज है और ये 1/4 वेटेज है। फिजिकल का 1/4, ठीक, और इनऑर्गेनिक का 3/4। फिजिकल केमिस्ट्री that is related to what is mathematically represented must have some theoretical background,
and what is theoretically expressed must have some mathematical representation. जैसे slope between 2 points, that is a theoretical fact. Every geometrical figure has slope, and that slope is mathematically represented by first derivative. That is the mathematical representation of slope. First derivative, representation of first derivative is limit of delta x tending to 0, that is called as dx by dy. That means any change, any very small change can be represented as derivative. That is the mathematical expression, and its theoretical fact is a small change, instantaneous change between a very small interval of time. That is what is mathematically represented must have theoretical background, and what is theoretically expressed must have some mathematical representation. That is the basic theme of physical chemistry. Right. Delta y अच्छा डेल्टा x by delta y by x, that is the mathematical, that is the basic theme of the physical chemistry. Na2CO3, that is theoretical representation. It has no mathematical, it is part of inorganic chemistry. इसका कोई मैथमेटिकल ये नहीं है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है. इसको बस हम एक क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक, मोलर मास CH4, that is nothing to do with any mathematical expression. It is only theoretically represented. That is the inorganic and organic chemistry. Now physical chemistry, फिजिकल का बेस्ट डेफिनेशन है यही कि that is mathematical explanation of any theoretical fact. Now physical syllabus is divided in 3 units. That is unit 1, that is static physical chemistry, mathematical physical chemistry, that is what is theoretically explained must have some mathematical background. That is structure of atom, atomic structure is part of this. Atomic structure, mathematical principle of quantum mechanics is applied to explain the behavior of subatomic particle. Subatomic particle कैसे घूम रहे हैं, जो आप 12th में पढ़ते आए, ठीक, कि केक है उसमें चेरी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, तो ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट मैथमेटिकली क्वांटम का एप्लीकेशन है. सेकेंड है केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग जो है, केमिकल बॉन्डिंग प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस. क्या फोर्सेस हैं? लाइक Na2CO3 था, कोवैलेंट बॉन्ड भी था, आयोनिक बॉन्ड भी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी था, एक्सचेंज फोर्स भी था, दो मॉलिक्यूल के बीच वैन डर वाल या
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी होगा. व्हाट इज द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ दैट फोर्सेस डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. नाउ थर्ड, liquid state, solid state. Third, liquid state. Fourth, solid state. That is the state of matter. How molecules are arranged together to give a state of matter. ठीक, ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, वाटर लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे. ठीक, तो ये हमारा है यूनिट 1, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल फिजिकल केमिस्ट्री. नाउ यूनिट 2, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फिजिकल केमिस्ट्री. तो केमिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़े भाई? स्टैटिक फिजिकल केमिस्ट्री, ये खूब पढ़े होंगे ना. केमिकल इंजीनियरिंग, हाँ, हम भी तुम्हारे ही फील्ड के हैं, फ्लूइडाइजेशन के. ठीक, फ्लूइडाइजेशन वहाँ कौन पढ़ाते थे? स्टैटिक फिजिकल, एवरीथिंग इज स्टैटिक एंड वी आर ऑब्जर्वर. Like gas in a cylinder, gaseous state. We can't do anything. Gas in a cylinder, that is gaseous state. Heat flow from high temperature to low temperature. We can't do anything. We are just a observer. Thermodynamics, that is heat spontaneously transfer from high temperature to low temperature. अगर चाय गर्म यहाँ रखा हुआ है तो एक समय आएगा जिसके बाद वो ठंडा हो जाएगा कि नहीं? हम कुछ नहीं कर सकते, ढक सकते हैं, ढक के भी कोई खास नहीं, उसको ठंडा होना ही होना है, टेम्परेचर डाउन होना ही होना है, क्योंकि हीट ट्रांसफर होगा ही होगा. ठीक, नाउ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फेजेस, फेज इक्विलिब्रियम. एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर होना ही होना है. आप आइसक्रीम खरीदो 100 रुपये का, रखे रहो, तुम्हारा फ्रेंड आ गया, तुम उससे बात करने में मशगूल हो गए, आइसक्रीम नहीं खाए, उसको पिघलना ही पिघलना है. हम ऑब्जर्वर हैं, बस उसको पिघलते हुए देख सकते हैं, बस, और कुछ नहीं कर सकते. दैट इज द स्टैटिक फिजिकल केमिस्ट्री. कि ये 3 टॉपिक हैं, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, फेज इक्विलिब्रियम, जहाँ की हम एक ऑब्जर्वर हैं, बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्स में हो रहा है. नाउ थर्ड यूनिट हमारा जो है वो है डायनेमिक फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ की टाइम एक फैक्टर है. दैट इज रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आयन एट इलेक्ट्रोड. ठीक, दैट इज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. Ninth, that is rate of conversion of reactant into product, that is chemical kinetics. 10th, rate of adsorption, that is surface chemistry. 11th, rate of photon emission, that is photochemistry. These 4 topics are the part of our dynamic physical chemistry. Now,
inorganic that is 12, 13, 14 that is coordination, F block, bioinorganic P ब्लॉक। ये हमारा 4 टॉपिक इनऑर्गेनिक के साइड से है, ठीक। ये 4 टॉपिक। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हमारा जो है कंपलसरी के टॉपिक है। कंपलसरी क्वेश्चन इससे आता है, इससे आता है। कंपलसरी में ये भी है सॉलिड स्टेट। एटॉमिक स्ट्रक्चर 20 to 40 मार्क्स, 20 to 40 मार्क्स। केमिकल बॉन्डिंग 30 to 50 मार्क्स। टेन to 20 marks. Moreover, it is overlapping topic with phase equilibria. Phase equilibria का overlapping है, so it is very difficult to distinguish that this question is from liquid state or from the phase equilibria or intermixed. But 10 to 20 marks. Exception is 2014 where it is asked for 45 marks liquid state. 45 marks, but it is 10 to 20 marks. Solid state 10 to 20 marks. 10 to 20 marks. So this unit is minimum 70 marks, maximum 130 marks maximum. मॉडल वैल्यू अभी है 90 मार्क्स। 90 मार्क्स का आ ही रहा है ये टॉपिक। मॉडल वैल्यू इसका ये है। दिस टॉपिक इज, अभी हम एक बार पे और आएंगे, ठीक। दिस टॉपिक इज मोर न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड topic. Three topics belonging to the compulsory question number 1. Compulsory question number 1. 3 टॉपिक इसमें हैं जो कि कंपलसरी में आती हैं, ठीक। नाउ मार्क्स पोटेंशियल 70 to 80%. मार्क्स पोटेंशियल व्हाट यू हैव अटेम्प्टेड। मार्क्स पोटेंशियल इसका बहुत हाई है, बहुत हाई है, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करें तो, ठीक। नाउ सेकेंड यूनिट आपका जो है वो है कंपलसरी। इसमें एक टॉपिक है गैसियस स्टेट से कभी कभी कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाता है, ठीक। 6 out of 10 ईयर्स 60% कंपलसरी का पोटेंशियल है इसका। 10 साल में 6 बार, ठीक। गैसियस स्टेट 10 to 20 मार्क्स। थर्मोडायनेमिक्स यहाँ जो है वो है 50 से 70 नंबर का। फेज इक्विलिब्रिया जो है वो है 10 से 20 नंबर का। मतलब 70 से लेकर ये जो है 110 तक इसका पोटेंशियल है। आजकल इसका मॉडल वैल्यू कम गया है 80 मार्क्स, ठीक। हमें गाइड है, हमें जो है
वो क्या है? एकेडमिशियन है। हम अच्छी अच्छी बातें केवल नहीं बताएंगे, हम कोचिंग वाली बात नहीं करेंगे। जो चीज़ सच्चाई है वो सच्चाई है। प्रॉब्लमेटिक यूनिट है ये, प्रॉब्लमेटिक यूनिट है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए। प्रॉब्लमेटिक यूनिट है ये, एक प्रॉब्लमेटिक है ये। थर्मोडायनेमिक्स इज लॉन्ग टॉपिक, मेनी वेरिएशंस। थर्मोडायनेमिक्स itself is a subject, itself is a subject. थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूड 7 चैप्टर्स, 7 चैप्टर हमको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने होते हैं। मैथमेटिकल प्रिंसिपल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 4th चैप्टर, क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम, 5th, ठीक, सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन एंड थर्मोकेमिस्ट्री। नाउ प्रॉब्लमेटिक, numerical oriented, numerical oriented, derivation oriented, theoretical, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है। जहां ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड था वहां ये तीनों पॉइंट, ठीक। मार्किंग पोटेंशियल एज लो एज 52, एज हाई एज 70% मैक्सिमम। राइटिंग अप्रोच हैज मच इंपॉर्टेंस हियर, राइटिंग अप्रोच का इंपॉर्टेंस इसमें ज्यादा है, ठीक। ये दोनों जनरली सेक्शन ए के टॉपिक हैं। आजकल सेक्शन ए सेक्शन बी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, बट जनरली वो दोनों सेक्शन ए के टॉपिक हैं। सेक्शन बी के टॉपिक ये हैं, इसमें इलेक्ट्रो कंपल्सरी है, केमिकल काइनेटिक्स कंपल्सरी है, मिक्स्ड टॉपिक्स, कॉज ऑफ कंसर्न भी है, कॉज ऑफ हैप्पीनेस भी इसमें है। कॉज ऑफ कंसर्न इलेक्ट्रो है। इलेक्ट्रो एक समय, हम लोगों के समय में इलेक्ट्रो एक क्या होता था? वरदान होता था। हम लोग इलेक्ट्रो खूब पढ़ते थे, मन भी लगता था, क्योंकि इलेक्ट्रो से कभी कभी 110 नंबर का आ जाता था। इलेक्ट्रो से लंबा टॉपिक है, 3 साल का है। कंडक्टेंस, EMF मेजरमेंट एंड इट्स EMF मेजरमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड एप्लीकेशन ऑफ EMF, इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। 3 बड़े सेक्शन इसमें है, दैट इज कंडक्टेंस BSc पार्ट 1, EMF BSc पार्ट 3, इलेक्ट्रोएनालिटिकल MSc प्रीवियस, तीनों है इसमें। लंबा टॉपिक है, लेकिन नाउ-ए-डेज इट्स प्राइमेसी इज, इस साल तो कुछ खुश होने की बात थी, 30 से 50 मैक्सिमम। मॉडल वैल्यू इस साल का अगर हटा दें तो इसका मॉडल वैल्यू आ जाता है 30 पे, लेकिन इस साल मिला दे तो बढ़ गया है 40 नंबर, इतने लंबे टॉपिक में, ठीक। बट खुशी की बात यह है कि ये अपने आप में न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। आता है तो न्यूमेरिकल ही आता है इस साल भी, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स मोस्ट सेलिब्रेटेड टॉपिक, कि किसी को परेशानी नहीं इसमें, ठीक। वेरी कंसेप्चुअल, स्मॉल कंसेप्ट, लिमिटेड कंसेप्ट, ठीक। ये तीनों चीजें थर्मोडायनेमिक्स में भी था। थर्मोडायनेमिक्स भी कंसेप्चुअल था, बट वेरिएबल कंसेप्ट्स, और यहां पे क्या था? अनलिमिटेड को कुछ भी है।
हम आपसे पूछ सकते हैं कि वैली का टेम्परेचर लो होता है, माउंटेन का टेम्परेचर हाई होता है, क्यों? अब ये तो ज्योग्राफी का है, थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट सोशल सब्जेक्ट सब पढ़ता है इसको। हमारे मन में आएगा, हम कहेंगे एक क्लोज रूम में फैन ऑन है, फैन चलता है, रूम का इंट्रोपी, फ्री एनर्जी चेंज, इंथैल्पी का साइन बताइए और एक्सप्लेन करिए। तो ये सारी चीजें था जो कि इसमें नहीं है। यहाँ क्या है, लिमिटेड है। कोलिजन थ्योरी है तो कोलिजन थ्योरी का बस एक ही लिमिटेड है। ये अप्लीकेबल केवल आइडियल गैस पे है तो आइडियल गैस पे ही केवल अप्लीकेबल है, उसका कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक, तो ये हमारा जो है, ये दोनों टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स में 30 से 50, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं 10 से 20, 10 से 20, ये दोनों टॉपिक, सरफेस केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, आपको केवल 230 से 210 नंबर की तैयारी करनी है। ठीक, इसको आप मान सकते हैं आज से कि आपको आ गया, ये नंबर आ गया आपको। ठीक, वेरी रेगुलर टॉपिक, वेरी रेगुलर। 7 पेज इसमें है, 7 पेज इसमें है, जिसकी की रट्टा लगा लीजिए तो आना इसी में से, इसी 7 पेज में से। इसलिए इसको हम कहते हैं कि रेगुलर टॉपिक, मोस्ट रिलायबल टॉपिक। इसकी रिलायबिलिटी इतनी है कि आप मान लीजिए कि हमको अब 230 से 210 का ही तैयारी करना है, बाकी ये वाला मार्क्स आ गया है। ले देकर ये टॉपिक, ये यूनिट जो है मोस्ट फर्टाइल यूनिट, मोस्ट फर्टाइल यूनिट आपके लिए, इससे ज़्यादा फर्टाइल यूनिट कोई नहीं हो सकता। बेयरिंग सम प्रॉब्लम इन दी थर्मोडायनेमिक्स, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। बट ये 3 टॉपिक, ये हमारा 80 से 140 नंबर का है, वेरिएशन सबसे ज़्यादा इसी में है। विथ मॉडल वैल्यू ऑफ, ये अपना मेंटेन रखता है, जो चारों यूनिट का डिवीजन है 100 नंबर का, उसको ये मेंटेन रखता है। ठीक, दैट इज हमारा 80, ये हमारा जो है वो 100 का मॉडल वैल्यू है ही है। ठीक, ना इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो 100 से, क्योंकि इसका तो कट कर नहीं सकते, इसका कट करके जो है 20 मार्क्स और 10 मार्क्स एग्जैक्टली 100 से 130 का है ये मैक्सिमम। बेयरिंग 2015 वेयर इट इज आस्क्ड ऑफ ऑलमोस्ट 50% ऑफ सिलेबस, ऑलमोस्ट 190 नंबर, बट 100 to 130 इस बार भी इतने ही का था, 100 मार्क्स का था। इनऑर्गेनिक को हम देखते ही, हम 12th से ही इनऑर्गेनिक पे बहुत जो है वो नाराजगी अपना व्यक्त करते रहते, इनऑर्गेनिक रट्टा लगाने वाला है, ये है वो है। बट हमारा जो इनऑर्गेनिक है दैट इज मोर कंसेप्चुअल, हमारे सिलेबस में इनऑर्गेनिक लिमिटेड है एंड मोर कंसेप्चुअल। इस जो है 100 से 130 का 50% to 60% कंट्रीब्यूशन, दैट इज 50 से 70 नंबर जो है वो कोऑर्डिनेशन है। हाँ, लेकिन एक बात है कि कोऑर्डिनेशन हमको पूरा पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका बीएससी ऑनर्स पार्ट 3 का एक पेपर है वो पूरा पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन, IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, थियोरीज ऑफ बॉन्डिंग, ऑल दी 4 थियोरीज, वर्नर थियोरी, VBT, CFT, ACFT। ठीक, ये चारों पढ़ने हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक,
thermodynamic stability with a specific reference to chillate effect, and kinetic stability with a special reference to trans effect. ठीक ना, फिर हमको करना है इसमें स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एडवांस स्टडी। ठीक, एडवांस स्टडी, बीएससी वाला नहीं, एमएससी प्रीवियस वाला, ऑर्गल डायग्राम। ठीक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एडवांस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक, नाउ फिर हमको करना है ओएमसी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दैट इज मेटल कार्बोनिल, मेटल नाइट्रोसिल एंड मेटल, ये मेटल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, दैट इज फेरोसिन एक्सेट्रा, ये हमको पूरा करना है। ठीक, कोऑर्डिनेशन, इसमें कोई कमी नहीं रखा गया है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमको कोई पीएचडी थोड़ा ही करना है। आप भूल जाइए कि हमको पीएचडी करना है। जिस दिन पीएचडी करने का सोच लिए केमिस्ट्री में, उस दिन फिर सिविल सर्विसेज छोड़ दीजिए। हमको ज़रूरत है कि 5 क्वेश्चन लिख दें। ठीक, हमको क्या मतलब है कि ये अच्छा टॉपिक है या अच्छा टॉपिक है, ये हमको इजीली समझ में आ रहा है, इससे क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है तो हम इस पर मेहनत करेंगे। ठीक, तो ये हमारा 50 से 70 नंबर है। एफ ब्लॉक, लैंथेनाइड एक्टिनाइड, दैट इज 20 नंबर का है, कोई वेरिएशन भी नहीं है, 20 नंबर आता ही आता है। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो रट्टा लगाने का नहीं है। इसके जो 4 चीजें लिखा है सिलेबस में वो कंसेप्चुअल है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक, सेकेंड, थर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, ये है, ठीक, फोर्थ है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो आप लोग 12th से पढ़ते आ रहे हैं। यही 4 प्रॉपर्टी इसका पढ़ना है। इन 4 में से कोई भी 2 प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ जाता है 10-10 मार्क्स का। ठीक, बायो इनऑर्गेनिक और पी ब्लॉक, ये आपका जो है वो 15-15 नंबर का है। ठीक, 15 से 20 ये ले लिया, 15 से 20 ये ले लिया, बस। ये आपको सोलली रट्टा लगाने वाला है। इसके हम नोट्स दे देते हैं, आप आराम से हम कह देते हैं, जब प्रीलिम्स हो जाए आराम से इसको तब पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, केवल रट्टा लगाने वाला है। कई बच्चे जो हैं वो जीएस और ऑप्शनल के जो गैप होता है उसी में पढ़ते हैं डायरेक्टली। ठीक, रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छा है इसका। ठीक, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा है पूरा का पूरा, जिसमें कि हमको प्रॉब्लमेटिक केवल यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, बस प्रॉब्लमेटिक यहीं पे आया। ठीक, ना अगर देखा जाए तो स्मॉल टॉपिक लिक्विड स्टेट अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी में अगर हम देखें तो लिक्विड, सॉलिड, गैस, फेज, फोटो, सरफेस, लैंथेनाइट, मतलब एफ ब्लॉक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, there are 7 टॉपिक्स जिनको कि हम स्मॉल टॉपिक के कैटेगरी में रखते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन है 140 मार्क्स।
दिस ईयर ऑल्सो 135 मार्क्स कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल टॉपिक्स। अभी नहीं, जब आप रिवीजन करेंगे आप देखेंगे 2-2 दिन में आप इस टॉपिक पे आराम से 2 डेज में एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, एक्सपर्टाइज कर सकते हैं 2 दिन में। 2 दिन वो भी हम बता दें, 2 दिन तब जब 4 × 2 आवर्स, कम समय, मतलब 14 दिन में आप इसके 7 टॉपिक को अच्छे से एक्सपर्टाइज कर सकते हैं। These topics are those topics in which generally numerical is asked. Generally numerical is asked. Planning is important. कोई भी जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो पढ़ना एक अलग बात है। कई लोग पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते पढ़ते 6 महीना बिता देते हैं, फिर प्रीलिम्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर मेंस के बाद कहते हैं सर पेपर 2 पूरा बचा है, पेपर 1 भी पूरा बचा है केवल थर्मोडायनेमिक्स ये 6 महीने में। क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा? स्मॉल टॉपिक्स, इससे केवल न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें केवल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। स्मॉल टॉपिक है, राइटिंग अप्रोच विल नॉट मैटर, राइटिंग अप्रोच का कोई मैटर नहीं होगा, राइटिंग अप्रोच का नेग्लिजिबल इफेक्ट, नेग्लिजिबल इफेक्ट, डायरेक्ट आंसर। जब राइटिंग अप्रोच का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा तो आप, हम मिनिमम मान के चलते हैं कि 100 नंबर का आया है, 70 नंबर हमको इससे आ रहा है ना, राइटिंग अप्रोच का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर आप डिवाइड करिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये लार्ज टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो। हालांकि देखिए तो काइनेटिक्स भी छोटे टॉपिक्स में ही है, लेकिन हम नहीं रखते केमिकल काइनेटिक्स। हम अभी पी ब्लॉक और बायो इनऑर्गेनिक को बाहर कर रहे हैं क्योंकि वो पेरिफेरल टॉपिक्स हैं, ना छोटे हैं ना बड़े हैं, पेरिफेरल हैं। उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये है 3-6 टॉपिक, ये लार्ज टॉपिक है। इससे थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं। न्यूमेरिकल भी इसमें जो भी आएगा, न्यूमेरिकल लॉन्ग, जहां राइटिंग अप्रोच का बहुत इंपॉर्टेंस है, राइटिंग अप्रोच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक, राइटिंग अप्रोच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप इन टॉपिक्स हम मिनिमम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से हम जो अटेम्प्ट किए हैं वो 100 नंबर का अटेम्प्ट किए हैं, यहाँ से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं अगर 150 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरी राइटिंग अप्रोच बहुत ही एवरेज है, 50% मार्क्स, 75 अगर इनसे आता है तो दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो आपको कितना आ रहा है, 145 मिनिमम आ रहा है। अब इसमें जितना राइटिंग अप्रोच बढ़ाते जाइएगा उतना आएगा। और अभी आप देख लीजिए, अभी हम आपको मार्कशीट दे देते हैं, हम लोग इस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं 2018 से लेके अभी तक पेपर 1 का मार्कशीट हटाइए। जो एक एवरेज स्टूडेंट है
140 से 160 के बीच में मार्क्स है। चाहे क्वेश्चन टाइप उसमें बहुत बार वेरिएशन हुए हैं, इजी पेपर पे हम बाद में आएंगे, चाहे जैसा भी पेपर रहा हो मार्क्स वेरिएशन इसी के बीच में रहा है। इसी के हम आपको मार्कशीट दे देंगे, आप देख लीजिए, हमारे पेज पे भी है और साइट पे भी होगा, ठीक, सबका मार्क्स आप देख लीजिए। 2018 से लेके अभी तक हम लोग इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, स्मॉल टॉपिक लार्ज टॉपिक। स्मॉल टॉपिक्स पे हम एम्फेसाइज ज़्यादा करते हैं रिवीजन के समय। हमारा 14 दिन में 7 टॉपिक ख़त्म हो रहा है, वो भी एक ऐसा टॉपिक जो कि हमको 70% मार्क्स दे रहा है। तो दिक्कत क्या है हमको करने में? लार्ज टॉपिक जो है उसमें राइटिंग अप्रोच हम अगर देखें तो हर यूनिट में देखिए, इसमें ये दोनों लार्ज हैं और ये जो है स्मॉल टॉपिक है, हम साथ साथ चल सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये लार्ज है, ये दोनों स्मॉल है, ठीक। हम थर्मो को कंपनसेट कर सकते हैं इनसे, ठीक। नाउ इसमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स लार्ज में है, फोटो सरफेस स्मॉल में है। इनऑर्गेनिक में अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन लार्ज में है तो एफ ब्लॉक स्मॉल में है। तो टाइम को उसी तरह से मैनेज करिए। स्मॉल टॉपिक में आप 4 घंटे में 8 घंटे से ज़्यादा समय दे रहे हैं तो आप बेकार कर रहे हैं। आप ऑलरेडी उसमें एक्सपर्टाइज हैं, आपको अलग बात है बच्चे कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं। कॉन्फिडेंस कोई बाहर से आने वाली चीज़ तो है नहीं। हाँ, कि हम आए इधर सुनो, हाँ सिर नीचे कर करो, कॉन्फिडेंस डाल देते हैं, आ गया। कॉन्फिडेंस आता नहीं है, कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है एक लेवल के बाद कि हम ट्यूटोरियल कर लिए, PYQ कर लिए, ये सारा चीज़ जब हम कर लिए हैं तो नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, हम इस टॉपिक पे कर सकते हैं, ठीक। हम अब आगे बढ़ेंगे, हम उसी में क्यों रहेंगे भाई? जब IIT था JEE सब्जेक्टिव था हम लोगों के समय में, ठीक। अब क्या होता था कि फिजिक्स में एक है मैकेनिक्स है ना, हम लोग साल भर मैकेनिक्स करते थे, ठीक। जबकि मॉडर्न फिजिक्स से इजी सवाल आता था, ऑप्टिक्स से आता था, ठीक, इजी आते थे, ठीक, अच्छे से कर सकते। उस समय IIT JEE होता था कि भाई 100 नंबर में जिसको 300 का होता था, जिसको जो है 50-60 नंबर आ गया वो बढ़िया रैंक में आ जाता था, क्योंकि वो सब सब्जेक्टिव बहुत ही टेढ़ा एग्ज़ाम होता था। आजकल तो ये मार्क्स बहुत आ रहे हैं JEE में, तो वो था। तो आप जिसका जितना इम्पोर्टेंस है आप उसको उसी अनुसार उसको ट्रीट करिए, ठीक। आपका काम भी यही है, आप IAS बनने के बाद भी यही करिएगा। आप छोटे से मुखिया के पीछे लगे हुए हैं, क्या फायदा आपको होगा? गांव में खूब होगा कि DM साहब बड़ा जमीन लेवल के आदमी हैं, बट DM साहब एक ही बार जिला जा सकेंगे, उसके बाद CM साहब के पास रिपोर्ट पहुंचेगा ना, ये मुखिया के पीछे घूमने वाले हैं, आपको जिंदगी भर ललित कला एकेडमी के चेयरमैन बना के रखेंगे, कहेंगे ये काम का हमारा नहीं है। तो जिसका जितना इम्पोर्टेंस है आप उतना दीजिए। तो रिवीजन का अप्रोच यही होगा, पढ़ेंगे हम लोग यूनिट वाइज, लेकिन आपके लिए रिवीजन का अप्रोच यही होगा कि हम जो है वो स्मॉल टॉपिक्स को अलग कर दें, लार्ज टॉपिक को अलग कर दें, ठीक। स्मॉल टॉपिक्स पे हम न्यूमेरिकल पे ये करें, लॉजिकल, ठीक। नाउ अब देखिए टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन हैं, अब जनरली जो है 5, 10, 15 के आ रहे हैं, बस
5 नंबर वाले खूब आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ये हम 2-3 साल से टेस्ट सीरीज में भी शुरू किए हैं, बट अब जो है 5-5 नंबर का, क्योंकि IFOS में तो फॉरेस्ट में तो पहले से आ रहा था 5-5 नंबर के, अब इसमें भी कर दिया है 5-5 नंबर के। ठीक, 5 नंबर वाले जो हैं उनमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, मार्क्स के अनुसार आपको आंसर देना है, मार्क्स के अनुसार आपको आंसर देना। ठीक, एक हम एग्जाम्पल ले लें, ठीक, तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक हम एग्जाम्पल ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। डेट इज ए गैस इज एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम 20 लीटर टू 40 लीटर, डिटरमाइन दी फाइन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक, 5 नंबर का है। ए गैस इज एडियाबेटिकली एक्सपेंडेड, एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली एक्सपेंडेड फ्रॉम ए टेम्परेचर ऑफ फ्रॉम 20 लीटर टू 40 लीटर एट ए टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक, नाउ 5 नंबर का है। 5 नंबर में हमको क्या लिखना है, सिर्फ एक तो इंट्रोडक्शन तो बहुत जरूरी होता है। ठीक, इट इज एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस, एज्यूमिंग गैस इज आइडियल, क्योंकि दिया नहीं है और आपको क्वेश्चन में ऊपर ही इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि एक्सप्लेन क्लियरली एजम्पशन मेड बाय यू। ठीक, उसको भी एज्यूमिंग गैस इज आइडियल, सो फॉर द रिवर्सिबल पाथ अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक रिलेशन T2 by T1 is equal to V2 by V1 by V2 power gamma minus 1, where T2 T1 is final and initial temperature respectively, V1 V2 is final initial and final volume of gas respectively, gamma is Poisson ratio. Assuming gas is monoatomic, gamma is equal to 1.67. Take T2 is equal to what if T1 is equal to 298 Kelvin, V1 V2 is equal to 40 liter, V1 is equal to 20 liter. Now apply the formula, give the answer. Take 10 marks. It is adiabatic reversible expansion of a gas for which according to first law of thermodynamics dq reversible is equal to du plus minus dw reversible, first equation. Now for reversible, for adiabatic dq reversible is equal to 0, therefore du is equal to dw reversible, that is work done at the cost of internal energy. Assuming gas is ideal, CVM dt is equal to minus PdV, third equation. Now for ideal gas, P is equal to nRT upon V, fourth equation. Putting the value, we get nCVM dt is equal to minus nRT by V dV, that is the fifth equation.
Now upon integration of this equation we get the adiabatic relation T v power gamma is equal to constant. ठीक, and accordingly it is equal to T2 by T1 is equal to V1 by V2 पावर गामा माइनस 1. ये आपका इसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिए जो 5 नंबर का था. एक्चुअली 5 नंबर का वही कैलकुलेशन था, 5 नंबर इसमें है डेरिवेशन का. अगर ये 15 नंबर का है डू दी इंटीग्रेशन है. अब इसको भी एक्सपेंड करिए. ठीक, इसका भी इंटीग्रल करके फिर ये लेकर आइए टी भी पावर गामा माइनस 1. तो ये आपका फर्क है, जैसा नंबर वैसा काम. ये आपको ऑप्शनल में इसलिए दिया जाता है कि आप इस बात को समझें कि हमको समाज में किसको कितना इम्पोर्टेंस देना है. 5 नंबर वार्ड कमिश्नर या मुखिया का फाइल है, उस पर आप कितना इम्पोर्टेंस दीजिएगा वार्ड कमिश्नर को. आप क्या कहिएगा, बड़ा बाबू फाइल देख लीजिएगा, इनका जो होगा कर दीजिएगा, हम अभी जा रहे हैं मीटिंग में. ठीक, 15 नंबर आपका सीएम का फाइल है. अगर वो आ गया तो आपका नींद हराम हो जाएगा. आप बच्चे का बर्थडे भूल जाएंगे. आप खुद से टाइप करवाएंगे, खुद से डबल स्पेसिंग में करवाएंगे, प्रूफ रीडिंग भी अपने करेंगे. एक आध टेबल मिस होगा तो करवा के रात में 3 बजे फिर फैक्स करिएगा. फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सीएम साहब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वार्ड कमिश्नर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. अब इसको देखिए तो 5 नंबर में अगर आप ये पूरा भी डिराइव कर देते हैं तो आपको हम कितना देते? 4 नंबर. 4 से ज़्यादा देंगे नहीं ना, 6 नहीं ना देंगे. और 15 नंबर में अगर आप केवल इतना कर दिए हैं, केवल ये पार्ट कर दिए हैं, तो हम आपको उतना ही देंगे, 4/15. तो 15 नंबर में थोड़ा सा भी गड़बड़ किए तो आ जाइएगा नीचे. और 5 में कितना भी मेहनत किए तो शिखर पे नहीं पहुंच रहे हैं. ठीक, 4 नंबर ही आपको आ रहा है. तो इस बात का ध्यान आपको रखना है कि कितना लिखना है, राइटिंग अप्रोच. तो हम एक ही बात में इसको समझा देते हैं कि जितना मार्क्स उतना. ठीक, आप 5 नंबर में पूरा समय लगा दिए तो नंबर भी ना आया, समय भी गया. अब 15 नंबर में थोड़ा भी कोताही कर दिए तो आप आ गए 8 नंबर पे. फिर से सी सेट दीजिए, और सी सेट बड़ा दिक्कत है कि नहीं. तो इस बात का ध्यान रखिए. ओवरऑल आप नोट्स पे ध्यान दीजिए, सिर्फ नोट्स पे. यूट्यूब है क्या है सब इतना बताएंगे कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो. एक्चुअली वो भी जानते हैं, जो एक बार में ये समझ जाता है वो एक बार में पास करता है, जो 2 बार में समझता है वो 2 बार में पास करता है, जो 2 बार में नहीं समझता उसको तीसरा बार समझना ही पड़ता है. ठीक, उसको तीसरा बार समझना ही पड़ता है. आपके नोट्स वेरियस बुक से होते हैं और आप देख भी लेंगे कि नोट्स काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है, उसी को ख़त्म करने में टाइम लगेगा. ठीक, फिर आपका जो है ट्यूटोरियल जरूर करिए, ये मेन होता है, इसको आप जरूर करिए. ठीक, फिर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन करिए. जिसका कि हम सलूशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं. पास्ट ईयर क्वेश्चंस को करिए, इसका हम सलूशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं. तो इतना ही आपको करना है. न्यूमेरिकल के लिए हम एक बुक दे देते हैं, उसकी आप फोटो स्टेट करवा लीजिए. गुरदीप राज की है बुक, डेट इज प्रॉब्लम इन फिजिकल केमिस्ट्री. बुक मार्केट में है नहीं,
तो हम आपको व्हाट्सएप पे भेजते हैं। बस इससे ज़्यादा करने की आपको मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। और आप 3 मंथ आप आराम से इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। आप अगर आप फॉलो अप किए अच्छे से, ठीक, अगर बुरे से भी फॉलो अप किए तो ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 मंथ। अगर इसमें भी कोई नहीं कंप्लीट कर पाता तब हम उससे थोड़ी थोड़ी उम्मीदें छोड़ने लगते हैं, ठीक, क्योंकि 4.5 महीने से ज़्यादा का वर्थ इसका नहीं है। अगर आप 4.5 महीने में भी इस पेपर पे कमांडिंग पोजीशन में नहीं आ रहे हैं तब हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके प्रिपरेशन में है। उसको या तो आप रीस्ट्रक्चर करिए, ठीक, या तो फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक, क्योंकि हम दोनों पेपर मिला के कहते हैं कि 7 महीने सफिशिएंट हैं एलॉन्ग विथ राइटिंग अप्रोच, ठीक। तो ये आपका है टोटल, ठीक। अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग यूनिट 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक। अभी हम लोग स्टार्टिंग, क्योंकि कुछ बच्चे हमसे बाद में भी जुड़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग 2 वीक जो स्टार्टिंग करेंगे 10 तारीख से, आज से 17 तारीख और 17 तारीख से 24 तारीख तक, वो हम लोग करेंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इसमें हमारा लॉस ना हो। 2 into 5, 2 into 6, 12 आवर होता है, तो हम लोग 11 से 2 PM करेंगे, तो हमारा 3 into 3 9 आवर हो जाएगा, सिर्फ 3 घंटे का लॉस होगा। 24 के बाद हम लोग आ जाएंगे मंडे टू आफ्टर 24th 11 2024, ठीक, अप टू दिस, आफ्टर दिस हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे मंडे टू सैटरडे 11 to 1 PM, ठीक। आपकी कोई GS की क्लास होती है? 2:30 से है ना? हाँ, तो 15 मिनट में तो पोहा खा ही लोगे। हाँ? तुम्हारी 11 बजे हो जाती है आपकी? कोई GS नहीं? अच्छा, GS अपने से कर रहे हैं? अभी ऑनलाइन चल रही है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा। अभी ऑनलाइन चल रही है? अच्छा, ऑनलाइन कहाँ से? अच्छा, स्टडी IQ। तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक। इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो 24 से बच्चे जुड़ेंगे, ठीक। एक्चुअली केमिस्ट्री का 24 से ही स्टार्ट होता था, 25 नवंबर से, बट क्योंकि चला गया तो चला गया सबके साथ। अब आपके साथ तो अन्याय नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो पीछे वाले जो बैच ऑर्गेनिक वाले हैं उनके कुछ टॉपिक रह रहे हैं, तो उनको करके उसके बाद उनको 3 दिन उनको दे देते हैं, 3-3 घंटे, 3 दिन आपका, ठीक। बात क्लियर? कोई डाउट अगर हो तो पूछ लीजिए। हाँ, होगा, अभी स्टार्ट होगा, अटेंड कर लीजिएगा, ठीक। वही छूटा हुआ है, मेरे ख्याल से मंडे है ना कल, वेडनेसडे से, ठीक। आपको कुछ पूछना है? आपको कुछ नोट्स? नहीं, क्योंकि आपको एक सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, तो आप नोट्स खुद से लिखिए, क्लास में हम डिक्टेट कर देते हैं, ठीक। हम क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक। तो ये है, बाकी हम PDF भेज भी देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे,
बट हम स्टूडेंट को पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने के बाद भी हम कह देते हैं कि भाई आप खुद से नोट्स बनाइए, क्योंकि मेन काम राइटिंग का ही है। आपका जो है मेन चेंज कहाँ पे आता है? सिविल सर्विसेज गेट वेट का भी एग्ज़ाम आप दिए होंगे, गेट दिए थे नहीं ना, बाकी तो कोई एग्ज़ाम। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में यही फ़र्क होता है कि हमको ऑब्जेक्टिव में कारण नहीं बताना होता, यहाँ हमको मेन जो है कारण बताना होता है। यहाँ मेन जो है राइटिंग अप्रोच है, लाइक 5, 10, 15 आपको हम तीनों दिखा दिए कि कैसे कैसे हम एक्सटेंड होते हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक। तो नोट्स बाकी हम आपको ट्यूटोरियल दे देते हैं, ठीक। जो एक्स्ट्रा, जो भी आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि हम आपको बता ही दिए हैं कि आप नोट्स पे मोर फोकस करिए, ठीक। तो जो भी एक्स्ट्रा अगर नोट्स के बाहर होता है वो हम ही देते हैं। अगर कोई बुक का कोई चैप्टर हुआ तो हम वो फोटो स्टेट करवा के दे देते हैं, ठीक। यू आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मी, ठीक। तो ये हमारा भी, और ये हम जानते हुए अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं, ठीक। तो हम आपको जैसे न्यूमेरिकल का बुक है, गुट्टी प्राज है, वो हम आपको व्हाट्सअप कर देते हैं, ठीक। उसको आप पढ़िए, उससे न्यूमेरिकल लगाइए, ठीक। 25 में आपका टारगेट है, 25 में 26, तो अभी तो आपके पास टाइम है, तो अभी तो आप आराम से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। 25 ना, आराम से करिए। तो आपका तो पेपर 2 आप तो कर चुके हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्यूसडे 1 से 11 से 2 PM एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। ठीक। आप अपना क्या नाम बताए थे? नहीं, नाम तो आप बताए नहीं। आदित्य, आदित्य शिवम मिश्रा। हाँ, तुम इलाहाबाद से है ना? इलाहाबाद में बड़ा शिवम नाम है, शिवम द्विवेदी, शिवम सिंह, नेट में तो बड़े पड़े हैं। हाँ, एक है शिवम सनातनी, एकदम टीका उका लगा के आता है क्लास में एकदम। एक है शिवम पाल, वो इलाहाबाद का नहीं, कौशाम्बी का है, बगल में है ना। हाँ, इलाहाबाद हम भी जानते हैं। वो शिवम बड़ा नाम है वहाँ, क्यों? कोई कारण? हाँ, तुम्हारा सीसरा, तुम राजस्थान से? हाँ, ठीक है। वैसे नाम हमको याद रहता नहीं, बच्चों का बाई